हिंदी है वो धारा जो दिलों को जोड़ती है। हर शब्द में इसकी एक मिठास सी होती है। अक्षरों की माला में मोती ये पिरोती है। हिंदी हमारी पहचान, हमारी धरोहर होती है। नमस्कार और सुप्रभात। आज हम सब यहाँ हिंदी भाषा और उसकी विविधता का जश्न मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। हिंदी सिर्फ एक भाषा नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति, हमारी पहचान और हमारी भावना की अभिव्यक्ति है। इसकी मिठास, इसका साहित्य और इसके अनगिनत रूप हमें अपनी जड़ों से जोड़ती है। इस अवसर पर हमें गर्व है कि हम हिंदी भाषा की उन्नति और विकास के लिए मिलकर प्रयास कर रहे हैं। आइए हम सब मिलकर हिंदी भाषा की महिमा का उत्सव मनाएं और इसके प्रति अपना प्रेम और सम्मान प्रकट करें। आप सभी का एक बार फिर से इस विशेष कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। आशा है कि आज का यह कार्यक्रम आपके लिए यादगार और प्रेरणादायक होगा। कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए आइए हम सब मिलकर ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करें। मैं माजिन और उनकी टीम को मंच पर आमंत्रित करती हूँ, जो हमें प्रार्थना गीत के माध्यम से इस शुभ अवसर पर ईश्वर का स्मरण कराएंगे। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बेदखल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। आने वाले कल में भी होगा, उड़ते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान। बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। उड़ते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान। बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। धन्यवाद इस मधुर और भावपूर्ण प्रार्थना गीत के लिए। आपकी प्रस्तुति ने कार्यक्रम की शुरुआत को और भी पवित्र बना दिया। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं स्वागत नृत्य की प्रस्तुति के लिए हमारी प्रतिभाशाली कलाकार रमोना को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। आइए जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। Sani sa ga sani sa ma sani sa pa 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 ma ma ga ga.
आपके मनोहर स्वागत नृत्य के लिए दिल से धन्यवाद। आपकी प्रस्तुति ने माहौल को जादुई बना दिया। अब हम एक विशेष पल के लिए तैयार हैं। हमारे सभी प्रतियोगिताओं की झलकियां एक सुंदर रील के रूप में। मैं इस रील में आप उन शानदार पलों को देखेंगे जिन्होंने इस आयोजन को जीवंत और यादगार बना दिया। कृपया आराम से बैठे और इस यात्रा का आनंद ले जो हमारी मेहनत और उत्साह की कहानी को तस्वीरों में संजीवनी प्रदान करेगी। अब हम प्रस्तुत करते हैं प्रतियोगिता की झलकियाँ। कितनी खूबसूरत यादें थी। इन प्रतियोगिताओं ने न केवल हमारे बीच प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ाया बल्कि हमें एक साथ भी जोड़ा। उम्मीद है इस रील ने आपको भी उतनी ही प्रेरणा और खुशी दी होगी जितनी हमें इसे बनाने में मिली है। अब मैं अत्यंत आदरपूर्वक इस कार्यक्रम के संयोजक लीलू कुमारी मैम और डॉक्टर गोविंद सर जी से निवेदन करती हूँ कि वे हमारे माननीय गणमान्य व्यक्तियों को मंच पर लेकर आए। सभी से निवेदन है कि जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। दीपक की लौ में एक नई कहानी है। उजाले की ये राहें कभी ना पुरानी है। जहाँ भी हो अंधेरा हम रोशनी बन जाएं। आशा के दिए से हर पल को सजाए। मंचासीन अतिथियों से मैं अनुरोध करती हूँ कि वो आए और दीप प्रज्वलन करें। कृपया तालियों के साथ उनका स्वागत करें।
धन्यवाद। हम आपके दीप प्रज्वलन के लिए अत्यंत आभारी हैं। आपका आशीर्वाद हमारे आयोजन को विशेष बनाता है। अब मैं आदरपूर्वक लीलू मैम से निवेदन करती हूँ कि वे आकर अतिथियों का स्वागत करें। सभागार में उपस्थित वरिष्ठजनों को, शिक्षकों को, छात्र एवं छात्राओं को और मेरे मित्रों को मेरा नमस्कार और सुप्रभात। मैं आप सभी को आपकी उपस्थिति और समय के लिए धन्यवाद करती हूँ। सर्वप्रथम आप सभी को हिंदी दिवस की अनेक अनेक शुभकामनाएं। जज ग्रियर्सन ने कहा है कि हिंदी बोलचाल की महाभाषा है। ठीक इसी तरह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहा है कि हृदय की कोई भाषा नहीं है, हृदय हृदय से बातचीत करता है और हिंदी हृदय की भाषा है। जैसे कि हम सभी जानते हैं, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का नींव भारत के आज़ादी के समय ही रख दी गई थी। 14 सितंबर 1946 को संविधान सभा द्वारा देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया गया। बाद में नेहरू सरकार बनने पर हिंदी दिवस मनाने का फैसला लेते हुए पहली बार आधिकारिक तौर पर 14 सितंबर 1953 को हिंदी दिवस मनाया गया। इसी क्रम में हर साल की तरह इस साल भी संत एलोयसियस मानित विश्वविद्यालय के भाषा संकाय और सांस्कृतिक अध्ययन हिंदी विभाग द्वारा आयोजित हिंदी सप्ताह समारोह मनाया जा रहा है। एक सप्ताह से चल रहे इस कार्यक्रम का आज अंतिम दिन और मुख्य दिवस है। सबसे पहले तो मैं और हमारे समर्पित शिक्षकों की पूरी टीम, अभिभावकों और बच्चों द्वारा किए गए प्रयासों का सराहना करती हूँ, जिनके प्रयास से यह कार्यक्रम अच्छे से हो पा रहा है। यहाँ मैं उन सभी प्यारे अभिभावकों को हृदय तल से स्वागत करने का सौभाग्य महसूस कर रही हूँ, जिन्होंने इस विश्वविद्यालय और इसके प्रत्येक संकाय सदस्यों को सभी संभावनाओं के लिए लगातार अपना समर्थन और प्यार दिया है। महाविद्यालय के कुल सचिव आदरणीय अल्विन डेसा सर ने हमेशा की तरह हिंदी विभाग और हिंदी भाषा को अपना समर्थन दिया। सर को मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सभी से आग्रह है कि जोरदार तालियों से सर का स्वागत करें। इसी क्रम में मैं हिंदी विभाग की ओर से हमारे मुख्य अतिथि BR पाल के मुख्य प्रबंधक मैं हिंदी विभाग की ओर से अपने मुख्य अतिथि MRPL के मुख्य प्रबंधक आदरणीय डॉक्टर BR पाल जी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सभी जोरदार तालियों के साथ हमारे मुख्य अतिथि का स्वागत करें। मैं हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर मुकुंद प्रभु सर का स्वागत करती हूँ, जिनके सानिध्य में यह कार्यक्रम सफल हो रहा है और जिनके सबल का परिणाम है यह कार्यक्रम। आप सभी जोरदार तालियों के साथ सर का स्वागत करें। मैं आरोपे ब्लॉक के निदेशक आदरणीय डॉक्टर डेनिस फर्नांडिस सर का हार्दिक स्वागत करती हूं, जिनका सहयोग हर कदम पर हिंदी विभाग को मिलता रहता है। जोरदार तालियों के साथ सर का स्वागत करें। इसी क्रम में मैं JBA ब्लॉक के निदेशक आदरणीय डॉक्टर ईश्वर भट्ट सर की हार्दिक स्वागत करती हूं, जो अपनी सरलता एवं सहजता के साथ हमेशा हिंदी विभाग के लिए खड़े रहते हैं और हिंदी भाषा को बढ़ावा देते हैं। जोरदार तालियों के साथ सर का स्वागत करें। अंततः सभागार में उपस्थित आप सभी को तहे दिल से स्वागत करती हूँ। सोम ठाकुर जी की पंक्तियों के साथ अपना यह वक्तव्य समाप्त करती हूँ। करते हैं तन मन से वंदन, करते हैं तन मन से वंदन, जनगण मन की अभिलाषा का, अभिनंदन अपनी संस्कृति का, आराधना अपनी भाषा का। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद मैम, और आपको भी आदरपूर्वक स्वागत। मैं हमारे कुल सचिव डॉक्टर ऑल्विन देसा जी से निवेदन करती हूँ कि हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर BR पाल जी को सैपलिंग देकर स्वागत करें।
धन्यवाद सर। मैं हमारे विभागाध्यक्ष डॉक्टर मुकुंद प्रभु जी से निवेदन करती हूँ कि हमारे कुल सचिव डॉक्टर ऑलविन देसाई जी को पुष्प देकर स्वागत करें। धन्यवाद सर। मैं श्रीमती शाइला जी से निवेदन करती हूँ कि हमारे विभागाध्यक्ष डॉक्टर मुकुंद प्रभु जी को पुष्प देकर स्वागत करें। धन्यवाद मैम। मैं डॉक्टर संध्या जी से निवेदन करती हूँ कि हमारे डायरेक्टर डॉक्टर ईश्वर भट्ट जी को पुष्प देकर स्वागत करें। धन्यवाद मैम। मैं सुश्री रॉयसी जी से निवेदन करती हूँ कि हमारे डायरेक्टर डॉक्टर डेनिस फर्नांडिस जी को पुष्प देकर स्वागत करें। धन्यवाद मैम। मैं आयशा से निवेदन करती हूँ कि श्री विवेक जी को पुष्प देकर स्वागत करें। धन्यवाद आयशा। मैं राखी से निवेदन करती हूँ कि डॉक्टर गोविंद जी को पुष्प देकर स्वागत करें। धन्यवाद राखी। मैं अरमान से निवेदन करती हूँ कि श्रीमती लीलू जी को पुष्प देकर स्वागत करें। धन्यवाद अरमान। अब मैं हमारे विभागाध्यक्ष डॉक्टर मुकुंद प्रभु जी से निवेदन करती हूँ कि वे हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर BR पाल जी का परिचय कराएं। आदरणीय सभाध्यक्ष, हमारे कॉलेज के कुल सचिव डॉक्टर ऑलविन देसाई जी, आरोपे ब्लॉक के निदेशक डॉक्टर डेनिस फर्नांडिस जी, जेवियर ब्लॉक के निदेशक डॉक्टर ईश्वर भट्ट जी, सबसे ज़्यादा हमारे आज इस कार्यक्रम के केंद्र बिंदु मुख्य अतिथि MRPL के मुख्य निदेशक मुख्य प्रबंधक डॉक्टर BR पाल जी, इस कार्यक्रम के संयोजिका लीलू कुमारी राजक जी, गोविंद थापा जी, मेरे विभाग के सभी अध्यापकगण और सभागार में बैठे वारदा के संस्था के विवेक साहू जी और मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्रों, आप सबको हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। शायद हम सब यहाँ अनेकता में एकता को साबित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। आप वहाँ देख रहे हैं, हर एक भाषा को सम्मान, हिंदी हमारी पहचान। क्योंकि 1949 सितंबर 14 को हमारी संविधान सभा ने हिंदी को हमारी राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। उसके बाद वो अभी मैडम ने बताया 1953 को लागू किया गया। भारतीय सरकार के जो भी कामकाज है उसके बाद हिंदी में होना अनिवार्य बताया गया। त्रिभाषा सूत्र को अपनाया गया, लेकिन सभी भाषाओं का सम्मान मान भी रखा गया हमारे संविधान के द्वारा। इस उपलक्ष्य में देश भर में, सिर्फ देश भर में नहीं, विदेशों में भी हिंदी दिवस, हिंदी सप्ताह, हिंदी पखवाड़ा, हिंदी माह मनाया जाता है। इसी प्रकार हमारे कॉलेज में भी लगातार एक हफ्ते से अलग अलग स्पर्धाएं बच्चों पे जो छिपी कार्यत्री एवं धारयित्री प्रतिभा का उजागर करने का मंच हमारे विभाग के अध्यापकों ने प्रदान कर दिया। बहुत लोगों ने उसमें प्रशस्तियां पाई, कुछ लोगों ने नहीं पाई, लेकिन हिंदी के नाम पे हम सब एकजुट हो गए। इस संदर्भ में मुझे एक पंक्ति याद आती है,
विविधताओं से इस देश में लगी भाषाओं की फुलवारी, इनमें हमको सबसे प्यारी हिंदी राजभाषा हमारी। क्योंकि ये देश एक बगीचे के जैसे है, बड़ा पार्क है जिसमें अलग अलग प्रकार के फूल खिलते हैं, रंग बिरंगे फूल है। उन सबको एक सूत्र में बांध के भारत माता का जो हार बनता है, विविध संस्कृतियां, विविध भाषाएं, रहन सहन, खान पान, धर्मों से भरा हुआ ऐसा देश शायद विश्व में और कोई एक देश नहीं है। इस विविधता में एकता को बनाए रखने का काम हिंदी भाषा कर रही है। सबको जोड़ने वाली भाषा हिंदी है। ये सभागार इसके लिए उदाहरण है। हमारे अध्यक्ष के रूप में बैठे हैं डॉक्टर ऑलविन डसा जी। वो अंग्रेजी के प्रोफेसर है, लेकिन बहुत सुंदर हिंदी भी बोलते हैं हमारे साथ, क्योंकि हिंदी बहुत प्यार है उनको। और हमारे दोस्त और एक मित्र हैं निदेशक डेनिस फर्नांड जी, वो हिंदी में ही बातें प्रारंभ करते हैं हमारे साथ और बच्चों के साथ भी। वो भी अच्छी हिंदी को पसंद करते बोलते हैं। और ईश्वर भट्ट जी भी हिंदी गानों को सुनते हैं, हिंदी के पसंददार हैं, लेकिन ये एक हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं और एक फिजिक्स के हैं। और हमारे आज के मुख्य अतिथि सुदूर उत्तर भारत यूपी में जन्मे, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा वहां ली और दक्षिण को आए। बेंगलुरु में उन्होंने अपनी उपाधियां हासिल की और वहां के प्राध्यापक भी रहे और यहाँ MRPL में मुख्य प्रबंधक के रूप में काम कर रहे हैं। और सभागार में जो आप बैठे हैं, आपकी किसी की भाषा कन्नड़ा है, किसी की मलयालम है, किसी की तेलुगु है, किसी की तमिल है, कोंकणी है, ब्यारी है, लेकिन सबको हमने एक सूत्र में बांधा हिंदी के द्वारा। यह है अनेकता में एकता को दर्शाने का एक मौका। हिंदी दिवस का समारोह मनाते मनाते हम सब एक है बताने का मौका है। मैं इस अवसर पर ज्यादा बातें नहीं करूंगा। हमारे मुख्य अतिथि का और भी कुछ परिचय आपके सामने रखूंगा। डॉक्टर BR पाल जी, वरिष्ठ प्रबंधक राजभाषा विभाग MRPL। शायद आपको पता है, सब सेंट्रल गवर्नमेंट जो केंद्र सरकारी कार्यालय है उसमें हिंदी सेल होता है, हिंदी भाषा का विभाग होता है, उसको ऑफिशियल लैंग्वेज सेल बताया जाता है, राजभाषा कार्यान्वयन। उसमें हमारे मुख्य अतिथि कार्यनिरत है। 10वीं तक स्कूली शिक्षा गांव में की, यूपी में, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के मैहर ग्राम में। कॉलेज की पढ़ाई महानगर बेंगलोर से पूरी की। बेंगलुरु विश्वविद्यालय से 1995 में MA प्रथम श्रेणी में पास किया। MA में रैंक एवं गोल्ड मेडलिस्ट हमारे आज के मुख्य अतिथि हैं। लेक्चर बनने के लिए नेट परीक्षा 1996 में हमारे अतिथि जी ने पास कर ली है। वर्ष 2003 में बेंगलुरु विश्वविद्यालय से PhD की डिग्री प्राप्त की है। आपके PhD का विषय रहा काशीनाथ सिंह के कथा साहित्य में सामाजिक चेतना। बेंगलुरु के कई प्रसिद्ध कॉलेजों जैसे नेशनल कॉलेज, शेषाद्रिपुरम कॉलेज में 9 वर्ष तक हिंदी लेक्चर एवं विभाग के अध्यक्ष के रूप में आपने काम किया। मार्च 2004 में यूको बैंक में बतौर हिंदी अधिकारी के रूप में भी आपका कार्यानुभव है। वर्ष 2005 में MRPL कंपनी में हिंदी अधिकारी के रूप में कार्य करने को आपने प्रारंभ किया। संप्रति MRPL में मुख्य प्रबंधक, चीफ मैनेजर, ऑफिशियल लैंग्वेज विभाग। मंगलोर विश्वविद्यालय के कई ऑटोनमस कॉलेज के आप स्टडी सर्कल के अथवा BOS के सदस्य भी रहे। हिंदी के कई पत्र पत्रिकाओं में आपके दर्जनों लेख, कविताएं प्रकाशित हुई हैं तथा कुछ आकाशवाणी मंगलोर और बेंगलोर में भी प्रसारित हुए हैं। 2015 में भोपाल में आयोजित विश्व हिंदी सम्मेलन और 2023 में फिजी देश के नादी शहर में आयोजित विश्व हिंदी सम्मेलन में अपने संस्था का आपने प्रतिनिधित्व किया है। इतना भी नहीं, लगभग 10-12 सालों से हमारा निकट संपर्क रहा। MRPL हमेशा हमारे कॉलेज में अंतर विश्वविद्यालय के प्रतियोगिताओं को आयोजित करता है। उसमें कम से कम 30 से 35 कॉलेजेस भाग लेते हैं। सब खर्चा
आने वाले बच्चों को, हमारे विद्यार्थियों को बहुत सुंदर भोजन खिलाते खिलाते ज्ञान और पेट का दाह दोनों को निभाते हमारे कॉलेज के साथ इनका MOU है। ऐसे महान अतिथि को मैं आपके सामने परिचित करने को गर्व महसूस करता हूं। फिर एक बार सर आपको संत अलोयसियस विश्वविद्यालय और हिंदी विभाग की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। धन्यवाद सर। अब मैं डॉक्टर BR पाल जी से अनुरोध करती हूँ कि वे आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अपने विचार साझा करें। कृपया जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। नमस्कार। मैंने कहा नमस्कार। मंच पर आसीन आज के अतिथिगण डॉक्टर आलविन जी, डॉक्टर फर्नांडिस जी, डॉक्टर ईश्वर जी, डॉक्टर मुकुंद जी, डॉक्टर थापा जी, लुलू मैडम, और संभवतः मैंने मैडम का नाम लेने में कुछ मुझसे लीलू यस, लीलू मैडम और प्यारे छात्रों एवं छात्राओं, सबसे पहले आप सभी को हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जब मैं इस हाल में प्रवेश किया तो मुझे एक क्षण के लिए ऐसा महसूस हुआ कि मैं कोई मैराथन में पार्टिसिपेट करने जा रहा हूं, क्योंकि मैं आए दिन मैराथन में पार्टिसिपेट करता रहता हूं और वहां पर इस तरह के टी शर्ट मतलब कि मैराथन से संबंधित टी शर्ट बच्चे पहन करके, और बच्चे नहीं वहाँ पर तो वयस्क और सभी वर्ग के लिए वो आयोजित किया जाता है। तो वहाँ पर मुझे रियली एक क्षण के लिए लगा मैं जिस दिन दौड़ता हूँ उस दिन मेरा दिन बहुत ही अच्छा जाता है। आज भी मैंने दौड़ लगाई सुबह में, लेकिन थोड़ा कम लगाई। मैंने आज सिर्फ 5.5 यानी कि 5.5 किलोमीटर 26 मिनट में दौड़ लगाई है। साथियों, आज आपके यहां हिंदी दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन मैं आपको ये एक चीज बताना चाहता हूं कि सबसे पहला जो हमारे देश में हिंदी दिवस मनाया गया वह वर्धा में मनाया गया। वहां से दिनेश जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप खड़े हो जाइए 1 मिनट। दिनेश जी वर्धा से आए हैं। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति का वह केंद्र है और वहां पर आज नहीं करीब 20 वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। तो सबसे पहला जो हिंदी दिवस है वर्धा में मनाया गया था, और शुरू में उसके बाद में शुरू में यह सरकारी कार्यालयों में हिंदी दिवस मनाया जाता था, लेकिन बाद में स्कूल में, कॉलेज में, सरकारी कार्यालयों में और भी मतलब कि अन्य जगहों पर भी जहां पर भी मतलब कि सरकार का अनुदान यानी कि ग्रांट्स वगैरह है, वहां पर मनाया जाना शुरू हुआ। और देखते देखते आज लगभग सब जगहों पर हिंदी दिवस मनाया जाता है। लेकिन आज कुछ कहने के पहले मैं हिंदी के बारे में अगर हम कुछ कहते हैं तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा मंगलूर से। मंगलूर एक ऐसा शहर है, आप लोगों को पता ही होगा कि मंगलूर को आइसक्रीम सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। प्रवास में आप जाते हैं, आइडियल में जाते हैं, लेकिन इन्हीं 2 संस्थाओं की वजह से, प्रतिष्ठानों की वजह से मंगलूर को आज आइसक्रीम सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और इस आइसक्रीम सिटी ऑफ इंडिया में आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी पार्टी में जाइए, चाहे वो बर्थडे पार्टी हो, शादी हो या कोई और भी मतलब कि जलसा हो, विवाह हो, कुछ भी कार्यक्रम हो, न्यू ईयर का हो या किसी भी तरह का कार्यक्रम हो, वहां पर आपने देखा होगा, महसूस किया होगा
कि हिंदी के गाने, बाकी सभी भाषाओं के गाने तो बजते हैं, सुनते होंगे, लेकिन हिंदी के गाने अवश्य सुनते होंगे। तो इससे मैंने पाया कि हिंदी का जो विस्तार है, विकास है, और इसका जो सम्मान है मंगलोर में, पूरे कर्नाटक में मंगलोर में सबसे ज्यादा है। जब तक मैं बैंगलोर में था मुझे लग रहा था कि बैंगलोर इस प्रदेश की राजधानी है और यहां पर हिंदी का प्रचार प्रसार संभवतः होता क्या है कि राजधानी में कुछ एक्टिविटीज, कुछ गतिविधियां कुछ ज्यादा ही होती हैं। लेकिन मैंगलोर में आने के बाद में मैंने पाया कि बैंगलोर से भी ज्यादा हिंदी का प्रचार प्रसार यहां पर हो रहा है। तो इसके लिए मैं समझता हूं कि जोरदार तालियां आप सबके लिए, क्योंकि आप सब लोग मैंगलोर वासी हैं और इसमें सबका योगदान है। और इसी मैंगलोर शहर में आपका सेंट अलोसियस कॉलेज भी है। यहां पर भी प्रत्येक वर्ष हमारा किसी न किसी कारणवश आना जाना लगा रहता है और हम लोग सभी कॉलेजों के लिए एक हिंदी की प्रतियोगिता भी आयोजित करते हैं। और उस प्रतियोगिता में अन्य, जैसे कि डॉक्टर मुकुंद साहब ने बताया आपको, 35 से 40 कॉलेजेस के विद्यार्थी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और उस प्रतियोगिता में आपके कॉलेज के भी विद्यार्थी पार्टिसिपेट करते हैं, और सिर्फ पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं बल्कि पुरस्कार भी हासिल करते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो सेंट एलोसियस कॉलेज का जो नाम है, स्थान है, वह बहुत ही सर्वोपरि है। हिंदी के प्रचार प्रसार में, पढ़ाई में, पठन पाठन में यहाँ पर अगर देखा जाए तो अगर मान लीजिए कि छात्रों की संख्या 2000 है तो उसमें लगभग 1200, 1300, 1400, 1500 हिंदी के विद्यार्थी होते हैं। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है इस कॉलेज की। नॉन हिंदी बेल्ट में अगर 66% हिंदी के विद्यार्थी हैं तो हमें तो वो नॉन हिंदी बेल्ट लगता ही नहीं है, क्योंकि आप हिंदी बेल्ट में भी अगर जाएंगे तो वहां पर भी 66% हिंदी विद्यार्थियों की प्रतिशतता यानी कि आपको नहीं मिलेगी। तो एक प्रकार से देखा जाए तो यहां पर जो माहौल है मैंगलोर के साथ साथ सेंट एलोसियस डीम्ड यूनिवर्सिटी का, यहां पर भी काफी अच्छा है, सराहनीय है। हिंदी की अगर हम बात करें तो हिंदी की सबसे जो खास बात है वह है हिंदी की लिपि। हिंदी की जो लिपि है वह देवनागरी लिपि है, और देवनागरी लिपि संसार की सबसे सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक लिपि मानी जाती है। यह हिंदी की नहीं है बल्कि देखा जाए तो संस्कृत की लिपि है यह। इसमें जैसे लिखा जाता है वैसे ही बोला जाता है। ऐसा नहीं कि हमने कुछ लिखा और पढ़ा कुछ। जो हम लिखते हैं वही हम पढ़ते हैं। इसीलिए हम इसे कहते हैं कि हिंदी एक सरल भाषा है, सहज भाषा है, सुमधुर भाषा है। और यह आजादी, इस भाषा को एक आजादी की भाषा के नाम से भी हम जानते हैं। देश आजाद हुआ उस समय आप सबको पता है महात्मा गांधी जी करीब आजादी के 20-25 साल पहले, 20-25 नहीं बल्कि 30 साल पहले उन्होंने इस बात को महसूस किया कि अगर हमें एक होना है और बिना एक हुए हमें आजादी नहीं मिल सकती है, और अगर हमें एक होना है तो एक होने के लिए कोई एक भाषा चाहिए। तो उन्होंने अपनी खुद की भाषा को चयन नहीं किया, उन्होंने हिंदी का चयन किया और उन्होंने 1918 में दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना की। और उसके बाद बहुत सारे हिंदी प्रचार प्रसार से संबंधित समितियां हमारे देश में स्थापित हुई। और जब देश आजाद हुआ मित्रों, उस समय 30 से 35% भारतीयों को हिंदी आती थी, लेकिन आज देखा जाए तो 75% भारतीयों को हिंदी आती है। यानी कि ये जो 30, 35 से 75 तक का
सफर हिंदी ने तय किया है। कैसे तय किया है? एक तो हिंदी प्रचार प्रसार समितियों के माध्यम से आज देश में 23 हिंदी प्रचार प्रसार समितियां हैं, जैसे दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, केरल हिंदी प्रचार सभा, मैसूर हिंदी प्रचार सभा, कर्नाटक हिंदी प्रचार सभा। इस तरह से पूरे देश में, खासकर नॉन हिंदी बेल्ट में बहुत सारे हिंदी प्रचार प्रसार की समितियां हैं। और इनके साथ साथ दूरदर्शन एवं सिनेमा के माध्यम से भी लाखों करोड़ों लोगों ने हिंदी सीखी, और देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लोगों ने हिंदी सीखी। कहने का तात्पर्य है कि दूरदर्शन एवं सिनेमा के माध्यम से शिक्षित ही नहीं, एजुकेटेड ही नहीं, अनएजुकेटेड लोगों ने भी हिंदी सीखी। और उसके साथ साथ राजभाषा विभाग जो भारत सरकार के अधीन आता है, उसके माध्यम से भी लाखों लोगों ने, मैं करोड़ों में नहीं बोलूंगा, लाखों लोगों ने हिंदी सीखी। और उसके साथ साथ 1968 में जो ट्राइलिंगुअल पॉलिसी भारत सरकार ने बनाई, यानी कि त्रिभाषा सूत्र, आप सब यहां पर जो हिंदी पढ़ रहे हैं संभवतः त्रिभाषा सूत्र के परिणाम स्वरूप ही पढ़ रहे हैं। त्रिभाषा सूत्र लागू हुआ और हर स्टेट में वहां की भाषा अंग्रेजी और हिंदी पढ़ाई जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप देश में करोड़ों बच्चे हिंदी का पठन पाठन करते हैं। और आज हिंदी हमारे देश के साथ साथ पड़ोसी देशों में तो बोली ही जाती है, विश्व के प्रसिद्ध देशों में भी, यानी कि जो G8 कंट्री, हालांकि G8 नहीं है बल्कि G7 है, G8 कंट्रीज में भी हिंदी बोली जाती है। और आज आप देखते हैं कि जो एक 1975 में विश्व हिंदी सम्मेलन का, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन की शुरुआत 1975 नागपुर में हुआ था, और नागपुर से लेकर के हिंदी ने न्यूयॉर्क तक का सफर पूरा किया है। न्यूयॉर्क यानी कि अमेरिका में भी विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन हो चुका है। और इस तरह से अब तक कुल 12 विश्व हिंदी सम्मेलनों का आयोजन हो चुका है। और इससे साबित होता है कि आज हिंदी राजभाषा के साथ साथ, देश की भाषा के साथ साथ, जनता की भाषा के साथ साथ यह एक विश्व भाषा भी बन गई है। वैसे देखा जाए तो इसकी शुरुआत मेरठ से हुई, लेकिन मेरठ से शुरुआत होते होते यह पूरे विश्व में फैल गई है। एक बात नॉन हिंदी बेल्ट में मैंने पाया है कि लोग थोड़ी बहुत गलती हो जाती है तो फिर हिचकिचाने लगते हैं। मैं कहता हूं कि गलतियों से हमें डरना नहीं चाहिए। कोई भी काम हम करते हैं तो उसमें गलती होना स्वाभाविक है। और किसी एक विद्वान ने कहा है कि जो मनुष्य गलतियां नहीं करता है वह कुछ भी नहीं करता है। तो अगर गलती होती है हिंदी में बातचीत करने में तो उससे डरने की नहीं है, उससे मतलब कि हतोत्साहित नहीं होने का है। और किसी भी व्यक्ति विशेष को अगर वह गलत करता है, गलत हिंदी में बात करता है, तो उसे प्रोत्साहित करने की जरूरत है, ना कि हतोत्साहित करने की जरूरत है। और शुद्ध हिंदी के चक्कर में हमें कभी नहीं पड़ना चाहिए। मित्रों, यहां पर मंचासीन अतिथिगण जो बैठे हैं उनसे बातचीत हो रही थी, वे लोग अच्छी तरह से हिंदी में बात कर रहे हैं। ऐसे लोगों की हमें प्रशंसा करनी है, ये प्रशंसनीय पात्र हैं यहां पर। और मैंने देखा है कि कई लोग प्योर हिंदी के चक्कर में पड़ते हैं। प्योर हिंदी, शुद्ध हिंदी या शुद्ध अंग्रेजी, शुद्ध तेलुगु, शुद्ध तमिल, ये सब सिर्फ ग्रामर की पुस्तकों में देखने को मिलते हैं। हमें शुद्धता के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हम क्या कहना चाहते हैं, अगर हम उसको कम्युनिकेट करने में सफल हैं तो वही शुद्ध हिंदी है। अगर हम शुद्ध हिंदी में बात करते हैं और अगले को समझ में नहीं आता है, हम कम्युनिकेट करने में सफल नहीं हैं, तो वो अशुद्ध हिंदी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं कि मैं सिर्फ और सिर्फ हिंदी में ही बात करूंगा, आपने सुना होगा ट्रेन लेट है। उत्तर भारत में ये बोला जाता है ट्रेन लेट है। अब ये अंग्रेजी का शब्द है या हिंदी का है या इंग्लिश का है, किसका है?
ये ट्रेन लेट है, प्राय सभी लोग बोलते हैं, हिंदी प्रदेश में ये बोला जाता है। हमें किसी भी भाषा के शब्द से परहेज नहीं होना चाहिए। जितने देखिए, अंग्रेजी में ओरिजिनली 10,000 शब्द थे, फ्रेंच और अन्य विदेशी भाषाओं से अंग्रेजी ने शब्द को लेकर के बहुत बड़ी रिच भाषा बन गई है। आज विश्व में अगर नंबर 1 की कोई भाषा है तो वह अंग्रेजी है। इसलिए है क्योंकि उसने सारी भाषाओं से शब्दों को लिया है, इवन हिंदी से भी लिया है। अगर अंग्रेजी में आप लड्डू ढूंढेंगे तो लड्डू ही मिलेगा, गुलाब जामुन ढूंढेंगे तो गुलाब जामुन ही मिलेगा, इडली ढूंढेंगे तो इडली ही मिलेगा, डोसा ढूंढेंगे तो डोसा ही मिलेगा। इन सारे शब्दों को उसने अपना लिया है। अदरवाइज धोती के लिए ये लेंथ ऑफ क्लोथ, वर्न द वेस्ट, ये सभी मतलब बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन आपको देना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि कोई भी भाषा अगर वह अन्य भाषाओं से शब्दों को ग्रहण करती है तो वह एक रिच लैंग्वेज बन सकती है, लेकिन उस लैंग्वेज में शुद्धता के चक्कर में हमें उतना नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि शुद्धता के चक्कर में कुछ लोग इतने पड़ जाते हैं कि हमने देखा है ऑफिस में रिटायर हो जाते हैं और मुंह तक नहीं खोलते हैं। कल बात करूंगा, शुद्ध हिंदी जब सीख लूंगा तो बात करूंगा, पूरी अच्छी तरह से जब बात करने लगूंगा तब मैं बात करूंगा पब्लिक में। तो इस तरह से हमें मतलब कि नहीं सोचना चाहिए। और कई बार हमने देखा है कि लोग कुछ विचित्र शब्दों का इस्तेमाल करके अगले को डरा देते हैं कि देखो भाई, हिंदी में ये हिंदी एक बहुत कठिन भाषा है। एक किसी व्यक्ति ने एक शब्द बटन करके, बटन का अनुवाद किया अस्त व्यस्त वस्त्र नियंत्रक। देखो भाई, हिंदी इतनी कठिन है। अस्त व्यस्त वस्त्र नियंत्रक, अस्त व्यस्त रहता है ना कपड़ा, उसको नियंत्रण करने के लिए जो चीज का इस्तेमाल किया जाता है वह बटन है। इनफैक्ट बटन अंग्रेजी का भी शब्द नहीं है। तो इस तरह से यह अनुवाद नहीं है, यह अनुवाद नहीं है मित्रों। इसी तरह से किसी ने टी यानी कि चाय, चाय का अनुवाद किया शर्करा युक्त दुग्ध मिश्रित पर्वतीय बूटी। शर्करा युक्त दुग्ध युक्त पर्वतीय बूटी। चाय, चाय मतलब कि टी के लिए चाय है शब्द, चाय हिंदी का शब्द नहीं है लेकिन है हिंदी में, हमने उसको स्वीकार कर लिया है। तो इस तरह से कठिन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जैसे मोबाइल है, मोबाइल बोलने से एक 6 महीने का बच्चा भी समझता है कि ये मोबाइल है। अगर आप बोलेंगे चलित यंत्र तो अगला बोलेगा चल फुट यहां से, है कि नहीं? तो इतने शुद्धतावादी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए हमें। अंग्रेजी का शब्द हो, हिंदी का शब्द हो, तेलुगु का शब्द हो, हम हिंदी में आवक जावक रजिस्टर बोलते हैं। आवक जावक मतलब इनवर्ड आउटवर्ड रजिस्टर। ये आवक जावक क्या है? ये आपका मराठी के शब्द हैं और हमने उनको ले लिया है। तो मेरा कहना यही है कि हमें उस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना है जिसे हम कम्युनिकेट करने में सक्षम हो। जैसे अगर कोई बोलता है मुझे कन्नड़ नहीं आता है, कन्नड़ नहीं आता है, ये एक्चुअली ग्रामेटिकली ठीक नहीं है वाक्य। मुझे कन्नड़ नहीं आता है, 90% लोग ऐसा ही बोलते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन तो हो रहा है कि ही डज नॉट नो कन्नड़ा, ही और सी डज नॉट नो कन्नड़ा। लेकिन ग्रामेटिकली होना चाहिए कि मुझे कन्नड़ नहीं आती है। क्यों आती है करके बोला जाना चाहिए? क्योंकि जितनी भी भाषाएं हैं वो सारी की सारी स्त्रीलिंग हैं, इसीलिए उनका जो अंतिम रूप होगा वाक्य का, क्रिया का, वह स्त्रीलिंग के रूप आधार पर बनेगा। हिंदी का विकास मैंने बताया मित्रों कि बहुत मतलब कि उम्मीद से कहीं ज्यादा हुआ है। और आज देखा जाए तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी हिंदी का दिन प्रतिदिन विकास हो रहा है। आज जैसे अंग्रेजी में आप स्पीच टू टेक्स्ट, टेक्स्ट टू स्पीच करते हैं, वैसे हिंदी में भी संभव है। और उसी तरह से एआई के बहुत सारे मतलब कि टूल्स हैं जिनके माध्यम से हिंदी में कामकाज करना
बहुत ही आसान हो गया है। और चैट जीपीटी में जैसे आप प्रॉम्प्ट करते हैं या गूगल ट्रांसलेशन में, ये सारे के सारे चीज़ें हिंदी के लिए भी लागू हैं, हिंदी में भी अब मतलब कि काम हो रहा है। और एक बात मैं एक दो बात और कहकर अपनी बातों को विराम दूंगा। हिंदी में हम बोलते हैं एक शब्द नमस्कार, लेकिन मैंने देखा है कि उस नमस्कार को अंग्रेजी की तरह शुभ संध्या भी बोलते हैं लोग, शुभ मध्याह्न भी बोलते हैं, लेकिन ये सब मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। नमस्कार शब्द आप टेलीविजन पर कोई न्यूज़ देखिए, वहां पर शुभ संध्या, शुभ मध्याह्न ऐसा कुछ नहीं आता है। वहां पर नमस्कार 24 आवर्स नमस्कार ही चलता है। अंग्रेजी में गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, ये सभी चीजें हैं। लेकिन इसमें कई बार कई लोगों को मैंने देखा है गलतियां कर देते हैं। अभी हाल ही में मैं एक जगह गया था, 6:30 बजे हम लोग एक सीनियर ऑफिसर से मुलाकात करके निकल रहे थे। हमारे साथ में एक सज्जन थे, वो 20 साल से काम कर रहे हैं सरकारी संस्था में। जब हमारा बातचीत पहले जब प्रवेश किया तो उन्होंने गुड इवनिंग बोला, और 6:30 बजे जब हम उठकर आ रहे हैं तो उन्होंने गुड नाइट बोला। अब कहां कितना सही है, क्या गलत है, ये आप सब समझ सकते हैं। करीब 23 साल पहले जब मैं बैंगलोर में था तो उस समय एक मेरा पड़ोसी लड़का, मैं विजय कॉलेज, वहां पर एक बहुत अच्छा नामी गिरामी कॉलेज उन दिनों हुआ करता था, तो विजय कॉलेज के प्रिंसिपल को मेरा जान पहचान उनसे थी। तो हमारे पड़ोसी ने कहा कि हमारे बेटे का एडमिशन उसमें करा देंगे। तो मैंने कहा कि अगर बहुत ही जो कट ऑफ परसेंटेज है उसके एकदम आसपास में रहेगा तो मैं बात कर सकता हूं, अन्यथा ज़्यादा डिफरेंस है तो मैं बात नहीं कर सकता हूं। तो वहां पर 95% कट ऑफ था और इस बच्चे को 94.36 था। तो मैंने बोला ठीक है, चलिए हम बात करते हैं प्रिंसिपल से। अब इस बच्चे को मैं लेकर के गया। जैसे ही करीब 8 बजे रात में हमारी मुलाकात हुई, जैसे ही हम प्रिंसिपल के घर पहुंचे, इस बच्चे ने बोला गुड नाइट सर। मुलाकात के दौरान, पहली मुलाकात के दौरान लड़का बोल रहा है गुड नाइट सर। तो जहां भी इस तरह के कंफ्यूजन है, आप हिंदी का सहारा लीजिए, आप अंग्रेजी बात कीजिए। देखिए नो डाउट आपके लिए अंग्रेजी भी जरूरत है, हिंदी भी जरूरत है, लेकिन जहां पर आपको इस तरह का बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, तो जिस भी भाषा में आपको सरलता महसूस होती है, देखिए यहां पर लिखा हुआ हर एक भाषा को सम्मान। हमें हर एक भाषा का सम्मान करना चाहिए, चाहे तेलुगु हो, तमिल हो, कन्नड़ हो, मलयालम हो। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में कुल 22 भाषाओं को स्थान दिया गया है। तो उन 22 भाषाओं के अलावा भी अगर आपको कोई भाषा आती है तो उसका भी सम्मान है। देखिए संसद में 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में राजनेता बात कर सकते हैं। तो जब वहां पर इतनी सुविधा है तो हमारे बीच में, हमारे आपस में, मैं समझता हूं कि क्यों नहीं होनी चाहिए। हमें हर भाषा का सम्मान करना चाहिए। कई बार हमने देखा है कि लोगों को अगर दूसरी भाषा नहीं आती है तो थोड़ा उसके प्रति उनकी नजरिया कुछ अलग होती है। हमें ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस व्यक्ति को उस भाषा से लगाव है, अगर वह सुनता है तो उसे ठेस पहुंचती है, उसे दर्द होता है, उसे दुख होता है। इसलिए हमें किसी भी भाषा के प्रति कोई भी मतलब कि निगेटिव स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। हिंदी एक ऐसी भाषा है मित्रों जो हर एक पेशे से जुड़ी हुई है। चाहे आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, लॉयर हो, फिल्म अभिनेता हो, राजनीतिज्ञ हो। आपने देखा है राजनेता लोग जब वोट मांगना होता है तो हमारी भारतीय भाषाओं में मांगते हैं, हमारी भारतीय भाषाओं में ही मांगते हैं। और आपने देखा होगा, देखते रहते होंगे, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान मोदी जी देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी जाते हैं तो वे अपनी मातृभाषा में नहीं, इस देश की भाषा में बात करते हैं। देश की पहचान को और उजागर करते हैं। तो इसी तरह से
आप भी हिंदी के प्रति लगाव रखिए। और मैं कहूंगा कि आज के इस अवसर पर आप यह संकल्प लें कि हम संविधान का सम्मान करेंगे और राजभाषा हिंदी में भी काम करेंगे। अंत में 2 पंक्तियां कहते हुए मैं अपनी बातों को विराम दूंगा। जिसने आकाश को छू लिया, जिसने आकाश को छू लिया, उस हिमालय का ताज है हिंदी, कंठ है, सुर है साज हिंदी। इतना ही नहीं मित्रों, बल्कि करोड़ों हिंदुस्तानियों की बुलंद आवाज है हिंदी, आवाज है हिंदी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के अवसर पर मुझे यहाँ पर बुलाकर 2 शब्द कहने के लिए जो मौका दिया, मैं सेंट अलोसियस कॉलेज के विभागाध्यक्ष के प्रति, मैनेजमेंट के प्रति बहुत ही आभारी हूँ और आप सभी विद्यार्थियों के प्रति भी आभारी हूँ। आप लोगों ने मुझे बहुत ही धैर्य के साथ में सुना और 2 शब्द भी अगर आज कहे हुए 2 शब्द को भी अगर आप आत्मसात करेंगे तो मैं समझूंगा कि यहाँ पर आना मेरा आज सार्थक हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आभार। धन्यवाद सर। हम आपके विचारशील और प्रेरणादायक भाषण के लिए हृदय से आभारी हैं। हमें विश्वास है कि आपकी उपस्थिति और विचार आज के कार्यक्रम को विशेष बना देंगे। अब मैं अरुपे ब्लॉक के डायरेक्टर डॉक्टर डेनिस फर्नांडिस जी से निवेदन करती हूँ कि वे हिंदी दिवस के बारे में अपने विचार प्रकट करें। Respected Chief Guest Dr. B.R. Pal and dignitaries on the dais, my fellow teachers and my dear students. डॉक्टर B.R. पाल को सुनने के बाद मैंने सोचा मैं भी हिंदी में बात करूंगा, लेकिन मेरे पास इतना हिम्मत नहीं है, क्योंकि ये ध्वनि विस्तारक देखने के बाद और आपको देखने के बाद, क्योंकि आपकी हिंदी बोली बहुत अच्छी है, इसलिए मैंने सोचा मैं हिंदी में बात करता हूँ। इतना अच्छा हिंदी नहीं है वो, क्योंकि 1 साल मैं महाराष्ट्र में था और मेरा हिंदी बोली ये मराठी मिक्स्ड हिंदी बोली है, इसलिए and people laugh at it, you know. So I normally do not prefer to speak in Hindi, but then I always communicate in Hindi whenever I get parents, especially from Kerala. You know, those parents, when they come there, they know only Malayalam. Then the second preference of these parents are, they ask me, sir, Hindi में बात कर सकते हैं आप? That's the only medium which we use throughout India to communicate. So to the last point of India, up to Kerala, you know, this is the only one medium we have in entire country. That is how Hindi has, you know, gone to nook and corners of this country. While remembering Hindi Divas, I always remember my Hindi teacher. I had a great teacher in high school. Dr. Alvin Desa also knows, because we studied under the same teacher. I had a teacher called Mukund Nayak. Not Mukund Prabhu. Okay? Mukund Nayak, we used to call him Hindi Pandit. And whenever he comes to class, he was a real Hindi, you know, hero for us. Every word he used to speak in Hindi. And whenever we wanted to speak to him, he used to advise us to speak in Hindi, even though it is wrong Hindi. That is the way in which he used to speak. Even whenever we used to go to staff room, he used to communicate to us in Hindi. Then we jokingly asking his son, who was our classmate, घर में क्या बोलते हैं आप? Okay. But then he was telling, you know, how his wife is not allowing him to speak in Hindi, then they were speaking only in Konkani. That was his language. Of course, his brother was teaching here, Upendra Peranankila. His brother, he was teaching Kannada here, also in Hindi.
So that was the impression we had, myself and Alvin Desa sir had, about Hindi during our childhood days. Maybe that was an impact which always made us to understand the language very well. As B.R. Pal sir said, this part of the country, what we call it Mangalore, is, very, very much, with Hindi language of the nation, because you must have seen, Kannada movies do not run in Mangalore. If at all, any movie runs, that is Hindi movie for longer days. Any other than the Hindi belt, if you come down to Mangalore, the highest, running movie in this part is Hindi movie, not Kannada. Even though we are part of Karnataka, some Kannadigas may not like this statement, but then that is true. And also, we are fan of Hindi songs. Whenever we go out, even when I ride a car, my first preference is Hindi songs. And that too, the old Hindi hits. Those have a lot of, meaning as well as tune of that song. Still, it makes you to, hear again and again, again and again. That's what I could see in this part of the country. You are right, sir. Whatever you said, it is right, because Hindi is the second language for us here other than our mother tongue, because we speak 5 languages in this part of the country. Almost 5 languages we speak. At home, we speak either Konkani, Tulu or Bari. Kannada is very, not much spoken in our homes, in our houses. We don't speak much because that is not our mother tongue. Maybe only 10% of this coastal belt people, especially Mangalore and Udupi, they speak Kannada. Otherwise, we have our own mother tongue. The next language what we speak here is, with communicate with others, is Hindi, because we know people who are coming from outside, and there, and I'm not a good Hindi speaker, but then look at our students, ask them to communicate in Hindi, ask them to, do a program in Hindi, they will do it fluently. Maybe that is the success of Hindi in this part of the country. That is not because of government. Government must have made certain things, regulatory bodies to, implement Hindi and other things. But then it is not because of the effort of the government. It is because of the cultural mixing and adaptations in this part. We could see through the cinemas, through the movies, through the serials. The TV has played an important role once upon a time. Even today, we find because of that, people have learned this language and people are able to communicate. Even a illiterate person is able to communicate in Hindi in this part of the country. And therefore, majority of our students in this college or in this institution, they prefer Hindi to Kannada because they find that that is the easier language when compared to Kannada or any other language. Easier because it is, the way in which they have been trained in this language. It's not very difficult. Not like, any South Indian languages. Very easily you will be able to follow it up and very, effectively you can communicate. Maybe today's Hindi day is a great day for all of us. And that is on 14th we are celebrating. It's a great day for all of us. And also, it is a great day especially for the Department of Hindi in this university, because they are the one who are proudly saying that we are celebrating Hindi Divas. I congratulate the Department of Hindi for organizing this event, and also you students for participating in this Hindi Divas in a great number. Thank you one and all. धन्यवाद सर। अब मैं जेवियर ब्लॉक के डायरेक्टर डॉक्टर ईश्वर भट्ट जी से निवेदन करती हूं कि वे हिंदी दिवस के बारे में अपने विचार प्रकट करें। Good afternoon, everyone. I am delighted to take part in this very special program, Hindi Divas. Dignitaries on the dais, Dr. B.R. Pal, Dr. Alvin Desa sir,
Dr. Denis Fernandez sir, Dr. Mukund sir, Dr. Govind sir, Madam Lilu Kumari, and all dignitaries, all the faculty members, and my dear students. आप सभी को शुभकामन हिंदी सप्ताह समारोह. So good afternoon to all of you. As it has been already mentioned by the chief guest and director of Arupe blog, I need to tell this is the day where we are celebrating the diversity, because I see here students from different culture, different tradition, different community, but we celebrate this program sitting together in the name Hindi Day. Officially this day is celebrated because of the official consideration of the Hindi language, I think 1953, if I am correct, September 14th. But I need to congratulate the Hindi department for taking such a special effort to bring this program in such a meticulous, nice way. And I need to congratulate the collaboration of MRPL as well. They are the persons who are collaborating all the good works in St. Aloysius. Not only Hindi Day, they are supporting our science programs as well. In physics also, they are collaborating for many workshops. So I really feel extremely grateful for their gesture in bringing this program so nicely. As I told you, Hindi Divas, we are giving emphasis to Hindi language, but India is with a lot of diversity, different language, different students from different states, but we mix, we study all the languages are important, and Hindi is also very, very important. Through this language is so powerful. We are able to build relationship through languages. If you speak with the particular language of one particular state student, automatically he will come very close to that. So language should be very, very powerful. So all of you are here. I need to tell, if you are able to communicate using different languages, you will be a successful person. Not only your academic work, but language should be so strong, it should be polite, smooth, how you are dealing with your fellow members when you are working in a working place. All these things are required. Probably a understanding about this is brought through this get-together. The pretext, the celebration of the Hindi Day, giving emphasis to Hindi language, but it is celebration of unity in diversity, as I feel. So Aloysius College, it's an ocean, I need to tell. So many students from different states. I need to say here itself, it is culmination of so many different cultures. So all of you are together, and I need to specially congratulate the Hindi department, Dr. Mukund Prabhu and all his dedicated team members for bringing such a nice program. Over the years, this is happening. This year also it has come up with so many students, so many volunteers here. I am really delighted to be a part of this program. I wish you all the best. Thank you for the opportunity. धन्यवाद सर. आज हम एक महत्वपूर्ण पल के साक्षी बन रहे हैं. पुस्तक अहिंसा की कविता का विमोचन. इस पुस्तक के संपादक श्री विवेक कुमार साव जी और लीलू कुमारी जी हैं. यह पुस्तक उन कविताओं का संग्रह है जो बापू की हत्या करने वाली हिंसक विचारधारा को चुनौती देती है. गांधी जी की विचारधारा और उनके सिद्धांतों को मिटाने की कोशिशों के प्रयास के खिलाफ विनोबा जी ने स्वतंत्रता के बाद समाज को अहिंसा की राह पर चलाने का प्रयास किया और भूदान आंदोलन शुरू किया. ये कविताएं हमें इस आंदोलन की ध्वनि और इसके विचारों को समझने में मदद करेंगी. माननीय अतिथियों से निवेदन करती हूँ कि वे आगे आए और इस पुस्तक का विमोचन करें. कृपया विवेक जी को भी मंच पर आमंत्रित करती हूँ.
पुस्तक विमोचन के लिए सभी का धन्यवाद। अब मैं महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के शोधार्थी विवेक कुमार साव जी से निवेदन करती हूँ कि वो मंच पर आए और इस किताब के बारे में अपने विचार प्रकट करें। नमस्कार। सभागार में उपस्थित वरिष्ठजनों, सबसे पहले मैं सेंट एलोसियस विश्वविद्यालय हिंदी विभाग के प्रति बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, जिनके माध्यम से मुझे इस किताब का विमोचन करने का मौका मिला। मंच पर बैठे डॉक्टर बीरपाल सर, डॉक्टर मुकुंद प्रभु सर, डेनिस सर, ईश्वर सर, चार्ल्स सर, हमारे भाई और लीलू जी जो इस किताब के संपादक भी हैं, और साथ में हमारी वरिष्ठ और जिनका नाम मैं भूल रहा हूं, और समस्त छात्रों के प्रति बहुत बहुत आभार। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे सामने एक बड़ी विकट समस्या खड़ी हुई कि जमीन, जो खेती करने वाले लोग थे उनके पास ज़मीन नहीं थी, वो मेहनत तो करते थे। तो ज़मीन की समस्या एक बुनियादी समस्या थी उस समय, आज भी है। तो गांधी जी को गोली मार दी जाती है और विनोबा जी सोचते हैं कि हम किस तरीके से अपने देश को, अपने समाज को अहिंसा की ओर लेकर के जाएं। समाज क्योंकि हिंसक हो रहा था और उस समय एक कम्युनिस्टों का एक आंदोलन चल रहा था, हिंसक आंदोलन, जिसमें वो जमींदारों को मार रहे थे तेलंगाना में, पोचमपल्ली में। ये लगभग 1951 की बात होगी, 1951। तो विनोबा जी वहाँ पर जाते हैं और वहाँ के जो जमींदार और खेती करने वाले लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं। तो जो खेती करने वाले किसान हैं उनसे कहते हैं कि विनोबा जी, अगर मुझे कुछ ज़मीन मिल जाए तो हमारे लिए बड़ी सुविधा होगी। और तो उनके मन में ये प्रश्न आता है कि इस समस्या को कैसे सुलझाया जाए। तो पोचमपल्ली, इसी दक्षिण भारत में तेलंगाना के पोचमपल्ली में एक जमींदार, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, इस किताब में मैंने इसका जिक्र किया है भूमिका में, वो आगे आते हैं और उन्हें कई 100 एकड़ जमीन दान में देते हैं। तो विनोबा जी के मन में उस समय आता है कि अरे ये कैसे हो रहा है, मतलब कुछ तो है जो हो रहा है, अच्छी चीज़ें हो रही है। तो पहला दान उन्हें यहीं से मिलता है। मैं जब यहाँ पर आ रहा था विमोचन करने के लिए, तो सेवाग्राम आश्रम प्रतिष्ठान के जो मंत्री हैं विजय तांबे जी, उन्होंने शुभकामनाएं भेजी विश्वविद्यालय को और ये भी कहा कि कर्नाटक में इस किताब का विमोचन एक महत्वपूर्ण घटना है। उन्होंने सोशल मीडिया पर भी उसे जारी किया और मुझे पर्सनली भी कॉल करके कहा, उन्होंने विश्वविद्यालय को भी शुभकामनाएं दी। तो इस तरह से भूदान आंदोलन की शुरुआत होती है 1951 में, और यह आंदोलन बढ़ता जाता है और कई लाख एकड़ जमीन दान में मिलती है और विनोबा जी जो है उसे लोगों में, किसानों को, गरीबों को बांटते हैं। हालांकि इस आंदोलन की कई सारी खामियां भी बाद में नजर आती है, लेकिन तमाम खामियों के बावजूद, खास करके जो बड़ी खामी नजर आती है, जो लोग बार बार कहते हैं कि इस मूवमेंट में जो जमीन दान में मिली वो कई सारी पथरीली ज़मीनें थीं और विनोबा जी को लोगों ने ठग लिया। तो लेकिन मैं ये समझता हूँ कि 2023-24 के इस दौर में जब हम उस पथरीली ज़मीन की बात करते हैं, जो आज भी लाखों एकड़ पड़ी हुई है भारत सरकार के पास, पौनार आश्रम, जो कि इसमें बजाज जी हैं, गौतम बजाज जी, जो जमनालाल बजाज जी के गांधी जी के 5वें पुत्र माने जाते थे। जमनालाल बजाज जो फ्रीडम फाइटर थे, उनके पोते गौतम बजाज जी, जो बजाज कंपनी है उसके मालिक हैं वो। लेकिन वो आप उनसे जब जाएंगे तो वो चूँकि गांधी करता है वो, तो वैसे ही खादी कपड़े में और पौनार आश्रम में सेवा कर रहे हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है, वो अरबपति खरबपति व्यक्ति है। फिर भी उन्होंने इस किताब में बातचीत की है, इस किताब के अंत में उनकी बातचीत है। बहुत उस समय चूँकि वो विनोबा जी के साथ भूदान मूवमेंट में भी थे, तो ये किताब जो है उन चीज़ों को भी जो है रेखांकित करती है। ये इसकी उपलब्धि है इस किताब की। और दूसरी उपलब्धि मैं समझता हूँ कि इस किताब के अंत में एक टिप्पणी है जो महात्मा गांधी जी के परपोते यानी ग्रेट ग्रैंडसन ने इस पर टिप्पणी दी है, उनको बहुत पसंद आया। चूँकि हुआ ये कि अब जब भूदान मूवमेंट हुआ तो उस समय हिंदी साहित्य में नई कविता का आंदोलन चल रहा था, लेकिन नई कविता के तमाम आंदोलनों पर बातचीत होती है, लेकिन भूदान आंदोलन का जो प्रभाव हिंदी कविताओं पर पड़ा, इस पर बातचीत नहीं होती।
तो वो काफ़ी प्रभावित हुए और खुश भी हुए। तो कुल मिलाकर ये कहूँ कि ये किताब एक उस मूवमेंट को और भी ज़्यादा समझने में मददगार होगी, और जो चीज़ें छिपी हुई थी हमारे इतिहास में उसको दोबारा मैंने खंगालने का उसे प्रयास किया है, नई तरीके से हम उसे समझें, उस ध्वनि को समझें, ताकि हम और चूँकि हम जब अपने इतिहास को नहीं जब तक समझेंगे तब तक हम अपने देश के भविष्य को नहीं सुधार सकते। तो हमें पुनः इस पर मंथन करने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हिंदी विभाग का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया और किताब का विमोचन किया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद श्री विवेक जी, आपके विचारशील शब्दों और पुस्तक की यात्रा को हमारे साथ साझा करने के लिए। हम आपके इस महत्वपूर्ण योगदान की सराहना करते हैं और आशा करते हैं कि यह पुस्तक सफलता के नए आयाम छुएगी। अब कार्यक्रम के उस पल की बारी है जिसका बेसब्री से सभी को इंतजार है, पुरस्कार वितरण। पुरस्कार वितरण के लिए मैं डॉक्टर M.A. नदाव जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। सभी को नमस्कार। हिंदी दिवस 2024 हम मना रहे हैं। इसके उपलक्ष्य में हमारा हिंदी विभाग 5 दिन 5 स्पर्धाओं का आयोजन किया था। उन स्पर्धाओं में बहुत सारे लोगों ने भाग लिए और बहुत सारे लोग पुरस्कार जीतने के काबिल भी थे। उनमें से कुछ ही लोगों ने ऑडियंस का मन भी जीत लिया है। उन विजेताओं के नाम अभी मैं घोषित करना चाहता हूं। कृपया मंचासीन विद्वज्जनों से मैं निवेदन करता हूं कि वह प्रमाण पत्र प्रदान करें। गायन प्रतियोगिता तृतीय पुरस्कार अनघा, द्वितीय पुरस्कार सुधा कोटे, प्रथम पुरस्कार शुरुत्सु, द्वितीय प्रतियोगिता रही निबंध प्रतियोगिता। निबंध प्रतियोगिता के तृतीय पुरस्कार विजेता हैं सुजाना। द्वितीय पुरस्कार विजेता हैं मोहम्मद फराज। प्रथम पुरस्कार विजेता हैं मंजित कुजूर। हमारी तीसरी प्रतियोगिता रही प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता। यह हर एक ग्रुप में 3-3 सदस्य हैं। तृतीय पुरस्कार जाता है हना फातिमा खलील, फातिमा नसीबा, इब्सार फातिमा। तीनों एक साथ मंच पर आए। और द्वितीय पुरस्कार प्राप्त किया हुआ समूह है फातिमा फिदा, नेहा एंड जोस, जॉनथन। और प्रथम पुरस्कार प्राप्त विजेता टीम है लेरॉन प्रॉगिनॉल्ड, यस माधव शनाय, जॉइन मॉक। अब मैं हमारे डायरेक्टर डॉक्टर डेनिस फर्नांडिस से निवेदन करता हूं कि वह आगे के पुरस्कार प्रदान करें। कविता वाचन तृतीय पुरस्कार राला जैनाब, गुंजन यादव। द्वितीय पुरस्कार गुंजन यादव। प्रथम पुरस्कार अन्नपूर्णा पै के।
नेक्स्ट भाषण प्रतियोगिता। मैं हमारे कुल सचिव डॉक्टर ऑल्विन डेसा जी से निवेदन करता हूं कि वह पुरस्कार प्रदान करें। तृतीय पुरस्कार चरिश्मा शेट्टी, द्वितीय पुरस्कार गुंजन यादव, द्वितीय पुरस्कार रक्षा के, और प्रथम पुरस्कार गुंजन यादव। सभी पुरस्कार विजेताओं को हिंदी विभाग और संत अलोयसियस विश्वविद्यालय की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और मंचासीन विद्वज्जनों के लिए भी धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब मैं हमारे कुल सचिव डॉक्टर ऑल्विन देसा जी से निवेदन करती हूँ कि वे हिंदी दिवस के बारे में अपने विचार प्रकट करें। To speak or not to speak, that is the question. बोलूं या ना बोलूं, यही एक सवाल है। मुझे भी भूख लग रही है। अतिथिगण, हिंदी विभाग के अध्यापक विवेक जी और हिंदी संत अलोयसियस संस्था के विद्यार्थीगण, good afternoon to each and every one of you. Good afternoon. Okay, you are also hungry, I know, but still, okay. Thank you for that cooperation. हमारे चीफ गेस्ट मुख्य अतिथि ने हमको बताया कि जो गलतियां नहीं करता वो कुछ भी नहीं करता। ये तो मुझे लिए एक इंस्पिरेशन है। और हिंदी दिवस के ये मंच पर आज सभी को भूख लगी तो एंटरटेनमेंट वैल्यू भी होना चाहिए ना। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑन ए serious note, I would like to congratulate the Department of Hindi for organizing such beautiful programs throughout the week. Today is the grand finale. On behalf of the Vice Chancellor and the management, we are all grateful to the Department of English and Hindi and all the Hindi students of this institution. Your participation is most important. For the first time, मैं एक चिट्ठी लेके बैठा था। मेरे कक्ष में मैं जब पढ़ता था वो समय भी मैं चीटी में नोट्स नहीं करता था। आज बैठे स्टेज में मैं नोट करता था, एक भी नया शब्द मिला तो मेरे अध्यक्षीय भाषण में वो बोल दूंगा। थोड़े शब्द मुझे मिले पर भी आज मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूं एक बात, वो बात भी डेनिस फर्नांडिस सर ने बोल डाली। सो अभी मैं टोटली आउट ऑफ टॉपिक्स टू स्पीक। मेरा भी एक हिंदी टीचर था, अनफॉर्चुनेटली उसको हिंदी नहीं आती थी सर। वो बोलता था ये प्राइमरी स्कूल के टीचर कुछ भी पढ़ा सकते हैं, हिंदी, सोशल साइंस, कन्नड़ा, इंग्लिश, कुछ भी, ट्यूशन भी देते। और हमको मुझे बहुत तकलीफ होती थी हिंदी बोलने की और पढ़ने की, आखिर मार्क लेने पड़ते हैं ना। सो उसको बोलता था कि तुलु में बोल के बहुत आसान है, हिंदी बहुत आसान है। हमारे बित्तल में बित्तल इज कंपाउंड। तुम्हारा पेत्ता, तुम्हारी गाय या भैंस, वॉट एवर इट इज है, हम ये गाय भैंस भगाने के लिए है ही बोलते हैं, वो साउंड करते हैं।
सो हिंदी बहुत आसान है, हमारे बित्तल में तुम्हारा पैता है, ऐसा कुछ जोक करके हिंदी में हमको मोटिवेशन करते थे। एंड मेरा पहला हिंदी का अट्रैक्शन हुआ तो बिना का गीतमाला से। मैं बहुत छोटा था, घर काम करते थे, अभी टीवी नहीं थी, रेडियो में बिना का गीतमाला, वो आवाज अभी भी जिंदा है, थोड़े बरस के आगे वो गुजर गया, वो तो होस्ट था उसका। उसके बाद क्रिकेट कमेंट्री, टीवी नहीं थी, क्रिकेट कमेंट्री सुनते सुनते हम हिंदी सीख गए। उसके बाद डेनिस फर्नांडिस सर जैसे हिंदी म्यूजिक, ओल्ड गाने, मेरी बीवी और मैं, हम वर्किंग कपल है और वो भी अच्छे पोजीशन में हैं, तो कभी कभी मैं लेट हो जाता हूँ घर जाने के लिए, और कभी कभी दी उल्टा हो जाता है। तभी मैं क्या करता हूँ, एक दो दिन के लिए वो बाहर भी जाती थी उसका मीटिंग के लिए, ऐसा कुछ। सो मैं घर पे शोक वाला नहीं, बहुत खुश वाला गाना गाता था। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। ओके, I am very happy that all of you are talking in किसी भाषा सस्टेन होने के लिए, बड़ी होने के लिए बोलने वाले चाहिए, लिखने वाले तो हैं, लिटरेचर, साहित्य है, लाइब्रेरी है, ग्रंथालय है, सब कुछ है, मगर हम नहीं बोलते तो वो भाषा नहीं बढ़ेगी। Therefore my request is to speak. I congratulate the team which did that reel. Yeah, who are the persons who did that? Big congratulations to you. हमारे यंग एंड डायनामिक टीचर्स, प्रोफेसर लोग भी टपोरी भाषा में या हिंदी कड़ी बोली में, वो वेरियस डायलेक्ट्स में हिंदी में ऐसे अच्छे बोले, मुझे बहुत खुशी हो गई। सो आई विश ऑल ऑफ यू अ वेरी हैप्पी हिंदी डे एंड विश अ गुड एपिटाइट, ईट वेल आफ्टर दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच। धन्यवाद सर। अब मैं सम्मानपूर्वक डॉक्टर गोविंद थापा जी से निवेदन करती हूँ कि वे धन्यवाद समर्पण करें। सभागार में उपस्थित सभी को मेरा सादर प्रणाम। आप सभी को हिंदी दिवस की असीम असीम शुभकामनाएं। सम्मानित मुख्य अतिथि, आदरणीय मंचासीन गणमान्य विशिष्ट अतिथिगण और हमारे प्रिय विद्यार्थी और सभी उपस्थित सज्जनों, मैं डॉक्टर गोविंद थापा छेत्री आज के इस कार्यक्रम में आपके बीच उपस्थित होकर अत्यंत हर्ष का अनुभव कर रहा हूं। सबसे पहले मैं मुख्य अतिथि डॉक्टर B.R. पाल जी का हृदय की अतल गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने अपने व्यस्त समय में से समय निकालकर हमें अनुग्रहित किया। और इसी कड़ी में मैं इस मानित विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी को भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, रेवरेंड फादर डॉक्टर परवीन माचिस, जो वो नहीं आ पाए किसी कारणवश, उनका भी मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, जिनके कारण से और जो हमें हर समय ही प्रोत्साहित करते रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। तो एक कर्णधार रहे हैं, एक सूत्रधार रहे हैं हमारे लिए, तो उनका भी मैं अतल गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और इसी कड़ी में मैं हमारे महाविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर ऑलविन डेसा जी का भी विशेष धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। उनकी अनुभव जो उन्होंने हमसे साझा किया वो बहुत ही प्रेरणादायक रहा है हमारे लिए, और बहुत ही धन्यवाद सर आपका। मैं आरूपे ब्लॉक के निदेशक डॉक्टर डेनिस फर्नांडिस जी का भी विशेष आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने हमें मार्गदर्शित किया है और हमेशा हमारे साथ खड़े रहे हैं हिंदी विभाग के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। इसके साथ ही मैं जेवियर ब्लॉक के निदेशक डॉक्टर ईश्वर भट्ट जी का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने अपने विचार साझा किए, जिन्होंने हमें प्रोत्साहित किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं इसी कड़ी में हमारे विभाग अध्यक्ष डॉक्टर मुकुंद प्रभु जी का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिनकी उत्साही सहभागिता और मार्गदर्शन हमें मिलता रहा है बार बार। और विशेष रूप से आज यहाँ पर जो पुस्तक विमोचन हुआ है उसके लिए मैं विवेक साहू जी का और लीलू जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने खूबसूरत पुस्तक हमारे बीच प्रस्तुत की है, जो साहित्य के लिए साहित्य बहुत ही कारगर सिद्ध होगी हम जैसे पाठी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।
मैं अपने हिंदी विभाग के सभी साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जो निरंतर इस दिन हमारे साथ रहे हैं, बने रहे और हमें नए नए आइडियाज़ देते रहे हैं। ऑलविन सर ने कहा जैसे कि वो रील किसने बनाई, तो उसके जो आइडिया था वो संध्या मैम जी का था, वो बहुत खूबसूरत तरीके से उन्होंने, बच्चों ने उसको निभाया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसी कड़ी में मैं हमारे संयोजक जो विद्यार्थी रहे हैं, निहाला और अरमान, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने बहुत काम किया है इस दौरान हमारे साथ। और इस कार्यक्रम के आयोजन में तकनीकी सहयोग के लिए जो आए हैं मीडिया कर्मी, मंच संचालन, सभी टीमों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। अतः मैं आप सभी श्रोताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो बैठे रहे यहाँ पर बिल्कुल अच्छे दर्शक की तरह। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप हिंदी विभाग आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। अंत में मैं सभी का अच्छा हो इसलिए एक श्लोक है जो कहते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।